नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र अनिल शास्त्री जी। सर, स्वागत है मृदुभाषी में आपका। धन्यवाद। आपको बता दें, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप मध्य प्रदेश में आए हैं, क्या परिदृश्य दिखाई देता है आपको लोकसभा चुनाव का? देखिए, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, वो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है यहाँ पर। और मेरा अनुमान है कि हमें 29 में से 15 से 20 सीटें आएँगी, 20 भी आ सकती हैं, 18 भी आ सकती हैं। तो ये मेरा अपना अनुमान है। मैं कुछ जगहों पे गया हूँ और भी जाऊँगा, ख़ास तौर से मैं मालवा क्षेत्र में ही दौरा करूँगा। तो ये केवल इसलिए ये परिस्थिति निर्मित हुई है कांग्रेस के पक्ष में कि एक तो कांग्रेस में जो राहुल गांधी ने यात्रा करी, उस यात्रा का बहुत बड़ा असर है। जो मिडिल क्लास व्यक्ति है जिसके उनसे मुलाकात नहीं हुई, वो भी इस बात को कहता है कि कम से कम एक ऐसा नेता है जो डायरेक्ट जनता से जुड़ा और 4-5-6 महीने उसने जो है लोगों से मुलाकात करी। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनता को भ्रमित और गुमराह करने का प्रयास किया है, उस बात को भी अब जनता समझने लगी है। यहाँ तक कि उनकी जो गारंटीज है, मोदी गारंटी जो कहते हैं, उसको भी अब लोग चुनावी जुमले मानने लगे हैं। और उन्होंने देखा कि 2014 में 15 लाख रुपए देने की बात थी, बैंक में जाने की बात थी, और जब ये नहीं हुआ तो अमित शाह ने, उस समय वो मंत्री हो चुके थे, उन्होंने इस बात को कहा कि ये तो चुनावी जुमला है। तो जब उन्होंने ऐसी बात कही तो सारे चुनावी जुमले हैं। और जिस तरह से ये रोड शो अब मोदी जी ने शुरू किया है, ये भी एक तरह से प्रमाणित करता है कि बीजेपी की स्थिति खराब होती जा रही है और 4 जून को के बाद कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार केंद्र में बनने वाली है। सर, जैसा कि आपने कहा 15 से 20 सीटें आने वाली। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि कांग्रेस छोड़कर लोग बीजेपी का दामन थाम रहे। एक समय था जब इक्का-दुक्का लोग आते थे, आज तो ये भेड़-चाल की तरह हो गया, तो क्या कहेंगे आप? मैंने कहा कि ईडी का और ये जो चीज सरकार की एजेंसियां हैं, इनका दुरुपयोग हो रहा है। इंदौर में, मेरा इंदौर को मैं सेकंड होम मानता हूँ, मैं शायद शिक्षा संस्थान वहाँ चलते हैं और वहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो छोड़ के गए कि उनके खिलाफ जो है केसेस बना दिए गए। एक को तो 150 करोड़ की जो है वो कुर्की हो गई। तो इस तरह से डरा धमका के उनको अलग कर लिया, इनको अपने राज ले लिया। आपने हिमाचल प्रदेश में देखा किस तरह से जो है कांग्रेस उम्मीदवार को राज्यसभा में हराया, किस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने अजीत पवार और छगन भुजबल के खिलाफ केसेस थे, जब वो आ गए तो उनके वो केसेस हटा दिए गए। और बीजेपी का तो बस एक यही जो मैं समझता हूँ, उनका जो भ्रष्टाचार का जो परिभाषा है वो ये है कि जो हमारे साथ है वो स्वच्छ है और जो ऑपोजिशन में है वो भ्रष्ट है। चलिए, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी हाल ही में विभाकर शास्त्री जी, जो आपके भतीजे हैं, वो कैसे बीजेपी में आ गए? हम उन्हें ही नहीं रोक देखिए, पाए। ये तो नहीं, अब ऐसा है कि मैं इस बात से उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं खिलाफ हूँ। और मैं समझता हूँ जो उन्होंने किया गलत किया, और वो आने वाले समय में ये एहसास करेंगे, रियलाइज करेंगे कि उन्होंने गलती करी है। और लेकिन अब वो क्यों गए, ये अब वो उसका जवाब दे सकते हैं। चलिए, अभी जो रोड शो हो रहे हैं, मोदी जी भी जगह-जगह जा रहे हैं, कहीं न कहीं वो मुसलमानों को, बोहरा समाज के इन लोगों के लिए भाषणबाजी में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि उनके समर्थन में खड़े, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। मैं कि ये भी तो वो देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 करोड़ मुसलमान हैं उनकी कैबिनेट में। इतनी लंबी बड़ी लंबी चौड़ी कैबिनेट में एक मुसलमान मंत्री नहीं है। और ये चीज यही नहीं, और विदेश में भी इसको लोग गलत मान रहे हैं, बात करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, पब्लिकली नहीं कहते हैं। मिडिल ईस्ट में जो है पूरा, चाहे वो यूए हो, चाहे वो कुवैत हो, ये सारे जो हैं वो, सऊदी अरेबिया में भी सबको बात करते हैं। हम लोकतंत्र की दुआई देते हैं, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन ऐसी क्या डेमोक्रेसी है कि 15 करोड़ लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर जब हम ऐसी बात करते हैं तो बीजेपी कहती है कि हम तुष्टीकरण की बात करते हैं। मैं तो न्याय की बात कर रहा हूँ, लोकतांत्रिक बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेटिक बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कल कल ये मेरी बात सुनेंगे तो कहेंगे साहब कांग्रेस नेता है, वो देखिए तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं कि कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि 15 करोड़ मुसलमान को इस तरह से नजरअंदाज किया कि आज उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है भारत के कैबिनेट में, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो? जातिगत जनगणना की बात करें, उस पर क्या राय है आपकी? नहीं, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ, कांग्रेस पार्टी पक्ष में। राहुल गांधी जो मुद्दा उठाया बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि देखिए ऐसा है कि बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि जो विभिन्न जाति के लोग हैं, उनकी संख्या क्या है और क्या उनका जो हक था संख्या के आधार पे वो उनको मिलता रहा है कि नहीं मिलता रहा है। इसको सीधे आरक्षण से ना जोड़ा जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं ये होने के बाद जो है आरक्षण दिया जाएगा, वो तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कह रखा है कि 50% ज़्यादा आप नहीं दे सकते। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि हमें पता नहीं, जैसे स्वर्ण को ही आप लें, हमारे अपर कास्ट हैं, अब कहा जाता है बोलचाल के भाषा में और जगह मीटिंगों में कि 15% है, तो 15% हो सकता है वो 25% हो। तो वो तो राहुल गांधी केवल एक जाति की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सबके गिनती की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। तो ये थे अनिल शास्त्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र और सुपुत्र के साथ-साथ ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आपको बता दें अभी हमने इनसे कई मुद्दों पर चर्चा की, आगामी लोकसभा चुनाव का परिदृश्य इनके शब्दों में हमने जाना। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, भोपाल।